अस्सलामुअलैकुम। मेरे प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास होगी एक्सरसाइज 2.1 के लास्ट टॉपिक के ऊपर, लास्ट लेक्चर के ऊपर, जिसमें हम तमाम रिमेनिंग क्वेश्चंस को इंशाल्लाह आज की क्लास में कवर अप कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग कहाँ से मेरा बेटा स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 से हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है? फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग निल पोटेंट मैट्रिक्स। आपसे क्या कहा जा रहा है? यू हैव टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ द निल पोटेंट मैट्रिक्स। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही मजे का क्वेश्चन है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी भी बच्चे को। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। आपसे क्या कहा जा रहा है? आपको इंडेक्स फाइंड करना है निल पोटेंट मैट्रिक्स का। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि निल पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है। भाई क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करने से पहले तमाम बच्चों को मालूम होना चाहिए कि भाई निल पोटेंट मैट्रिक्स किसे कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को इसकी एप्लीकेशंस पहले पढ़ाई हुई हैं। निल पोटेंट मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है कि भाई अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का, अगर कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स के ऊपर क्या आ जाए, कोई पावर आ रही हो, और उस पावर की वजह से ओरिजिनल मैट्रिक्स किसके बराबर आ जाए? जीरो के बराबर आ जाए। यानी कि अगर हमारी पर्टिकुलर मैट्रिक्स के ऊपर कोई भी पावर आ रही हो जिसकी वजह से हमारा मैट्रिक्स इसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? निल पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। ये वाली कहानी, ये वाली पूरी बात आप लोगों को निल पोटेंट मैट्रिक्स के टॉपिक में मैंने समझाई हुई है, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 1 भी था। सही ना मेरे प्यारे बच्चों? अब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि यार क्वेश्चन नंबर 7 में आपको मैट्रिसेस गिवन है। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे? हम लोग बेसिकली वो रिक्वायर्ड पावर फाइंड करेंगे। हमें क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप गौर से देखें तो आपको डिफरेंट मैट्रिसेस गिवन है, तो हम उन मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए कहेंगे। और फिर बेसिकली हम लोग ये फाइंड करेंगे कि यार किस मैट्रिक्स को कितनी बार मल्टीप्लाई करने के ऊपर आपको वो इमेजनरी, वो वो जादूगरी का नंबर मिल जाए जिसकी वजह से आपका मैट्रिक्स इसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट नंबर 1 आ रहा है, बहुत ही आसान सा पार्ट है बच्चों वाला। मगर क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 शॉर्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर के लिए पहले बता देता हूं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है 0 1 0 0 0 1, और फिर क्या आ रहा है? 0 0 0। क्या आ रहा है? 0 0 0। अब देखो बेसिकली हमने करना क्या है, हमारे पास ये जो मैट्रिक्स गिवन है ना, हमने इस मैट्रिक्स की वो पावर फाइंड करनी है जिस पावर के ऊपर इस मैट्रिक्स का आंसर किसके बराबर आ जाए? जीरो के बराबर आ जाए। क्योंकि ऐसा करने के ऊपर हमें क्या पता चल जाएगा, आया ये मैट्रिक्स निल पोटेंट है कि नहीं है। क्योंकि निल पोटेंट मैट्रिक्स की कंडीशन ही क्या होती है कि भाई अगर कभी भी किसी मैट्रिक्स के ऊपर कोई पावर आ जाए और उसकी वजह से उसका आंसर जीरो के बराबर आ जाए, तो उसको हम निल पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। और ये जो पी होता है, इस पी को इंडेक्स कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें वो पावर की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें बेसिकली क्या फाइंड करनी है? उस पावर की वैल्यू को। तो जल्दी से अगर मैं अपनी बात को रिपीट करूं ताकि तमाम बच्चों को समझ में आए कि हम क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इंडेक्स फाइंड करना है, इंडेक्स ऑफ द निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। भाई निलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं अगर कभी भी किसी मैट्रिक्स के ऊपर पावर आ रही हो जिसकी वजह से मैट्रिक्स का आंसर जीरो के बराबर आ जाए, तो इसको हम कहते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। और यहाँ पे जो पावर होती है ना, उसको इंडेक्स कहा जाता है, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। हम सॉल्व कैसे करेंगे कि भाई देखो हमें ये मैट्रिक्स गिवन है फॉर एग्जांपल, तो हम बेसिकली इस मैट्रिक्स की वो पावर फाइंड करेंगे, वो जादूगरी का नंबर फाइंड करेंगे कि यार ये मैट्रिक्स किस पावर पे जाके जीरो के बराबर बनेगा, और जिस पे बन जाएगा वो हमारा, वो पावर हमारा आंसर होगी। सिंपल इज दैट। बहुत आसान सी बात है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मेरा बेटा।
आइए जरा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहला वाला क्वेश्चन आप सबने उतार लिया ना। अब देखो सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप हमेशा क्या होगा, आपको जो फाइंड करना होता है एग्जामिनर कहता है भाई उसको लिखो। देखो अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो, मैं आपको एक एक स्टेप के साथ चीज बताता हूँ ताकि आप आराम से 100 आउट ऑफ 100 नंबर इजीली ले सको। तो हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द इंडेक्स। वी हैव टू फाइंड द इंडेक्स। हमें इंडेक्स फाइंड करना है किसका, निलपोटेंट मैट्रिक्स का। वी हैव टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स। हमने सबसे पहले इस जुमले को यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि भाई मैथ्स के अंदर थ्योरेटिकल चीज के नंबर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर कोई टीचर आपको बातें नहीं बताता, इसका मतलब वो आपकी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के साथ खेल रहा है, क्योंकि इसके प्रॉपर्ली नंबर दिए जाते हैं। अच्छा भाई, हमने जो जुमला लिख दिया, उसके बाद लिखेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स की कंडीशन। एज वी नो डेट, जो कंडीशन मैंने ऊपर लिखी है कि भाई हमें मालूम है कि ए की पावर पी किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। ओके ना। नाउ अब देखिए आपको क्वेश्चन क्या गिवन है। आपको ये क्वेश्चन गिवन है, आपने सिंपल तरीके से इस जो मैट्रिक्स आपको गिवन है इसको ए के बराबर सपोज कर लेना है। आपको जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स गिवन है, आपने इसको क्या कर लेना है मेरा बेटा, सिंपली ए के बराबर सपोज कर लेना है। बहुत ही आसान सा स्टेप है, इसमें कोई मसले की बात ही नहीं है। तो भाई ये मैट्रिक्स मुझे गिवन है, इसको मैंने ए के बराबर सपोज कर लिया। क्या मैट्रिक्स आ रहा है, 0 1 0 0 0 1 0 0 0। हमने इसको ए के बराबर सपोज कर लिया। अब देखो मुझे बेसिकली क्या चीज फाइंड करने में इंटरेस्ट है, हमें ये इंडेक्स फाइंड करना है जो कि पावर है। अब इसको फाइंड करने का तरीकेकार क्या है कि भाई ये जो मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स है ना, इसको मैं पहले एक दफा मल्टीप्लाई करके चेक करूंगा, क्योंकि जब मैं अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स को दोबारा ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। अगर तो इसके ऊपर आंसर 0 के बराबर आ गया तो इसका मतलब इंडेक्स क्या होगा, 2 होगा। और अगर इसके ऊपर आंसर 0 के बराबर नहीं आया तो फिर मैं ए स्क्वायर को एक और बार ए से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो क्या बन जाएगा, ए क्यूब बन जाएगा। अगर तो इस पे आंसर 0 के बराबर आ गया तो क्यूब मेरा इंडेक्स होगा। और अगर नहीं आया तो इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, फिर ए क्यूब को दोबारा ए से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, इस पे अगर आंसर 0 आ गया तो वेल एंड गुड है, तो ये ए की पावर 4 आंसर होगा। सही है, अभी समझेंगे, सारी बातें समझेंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई आपको देखो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स गिवन है ए। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस ओरिजिनल मैट्रिक्स को एक और बार ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। यानी कि हम लोग ये जो हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स गिवन है ना, 0 1 0 0 0 0 0 0, इसको एक दफा ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि दोबारा से क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ताकि हमें क्या मिल सके, ए स्क्वायर मिल सके, और हम चेक कर सकें कि आया इस पे आंसर 0 के बराबर आता है कि नहीं आता। अब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे होते हैं भाई, मैंने आपको सिखाया हुआ है, किसी बच्चे को याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। मेरा बेटा हमेशा फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर आप रॉज डिजाइन करते हैं, क्या करते हैं, रॉज। ये आपकी क्या है, रॉज है। आपने फर्स्ट मैट्रिक्स में हमेशा रॉस को लेना होता है, और सेकंड मैट्रिक्स में हमेशा हम कॉलम्स को लेते हैं। सही है ना, मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन बहुत ही आसान काम होता है। फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉस हमेशा मार्क किया करें, सेकंड मैट्रिक्स से कॉलम्स को। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बेटा, दो मैट्रिक्स को सिखा चुका हूं। देखो सबसे पहले ये वाली फर्स्ट वाली रो को आपने मल्टीप्लाई करना है, किससे, फर्स्ट कॉलम से। सही है ना। देखो पहली रो का पहला एलिमेंट इस कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 × 0 क्या हो गया, 0 हो गया। फिर आपके पास जो फर्स्ट रो का ये सेकंड एलिमेंट है, ये इसके सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 × 0 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट जाके फर्स्ट कॉलम के थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 0 क्या हो गया, 0 हो गया। अब जब आपने पूरी रो को, पूरी जब फर्स्ट रो आपने मल्टीप्लाई करवा दी फर्स्ट कॉलम से, अब सेकंड रो की बारी आएगी फर्स्ट रो से, फिर थर्ड रो की बारी आएगी फर्स्ट कॉलम से। ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो मेरा बेटा, 0 जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन गया, 0 बन गया। फिर ये वाला 0 जब इस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन क्या बन गया, 0 बन गया। फिर 1 जाके जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन गया, 0 बन गया। इसी तरीके से अब जब सेकंड रो भी मैंने पूरी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दी, अब थर्ड रो की बारी आएगी, तो 0 0 0 0 0 0 अब जब मैंने पूरा मैट्रिक्स फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया, अब सेम काम करूंगा सेकंड कॉलम के साथ। मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, एक ही बार समझ लो जिंदगी आसान हो जाएगी। क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या शॉर्ट ट्रिक होती है, अगर मुझसे पढ़ो शॉर्ट ट्रिक इसकी बहुत आसान सी, कि भाई आपको बेसिकली पूरा मैट्रिक्स पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना होता है, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अब मेरे प्यारे बच्चे देखो, मैं अपना पेन का कलर भी चेंज कर देता हूँ। अब देखो ये 0 जाके जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, अब सेकंड कॉलम सारी चीजें मल्टीप्लाई होंगी। 0 जाके जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, 1 जाके जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, फिर 0 जाके जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। फिर ये वाला 0 जाके जब 0 1 से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, फिर 0 जाके जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, फिर 1 जाके जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा 0 आ जाएगा। क्लियर है ना मेरा बेटा।
इसी तरीके से फिर ये वाला जीरो जाके वन से मल्टीप्लाई होगा, जीरो आ गया। जीरो जाके जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा, जीरो आ जाएगा। फिर जीरो जाके जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा, जीरो आ जाएगा। अब मैंने पूरा मैट्रिक्स सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस पूरे मैट्रिक्स को थर्ड कॉलम से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए बेहतर तरीके से। अब देखो भाई, जीरो जाके जीरो से मल्टीप्लाई हुआ, जीरो। अब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें ना पूरे मैट्रिक्स को थर्ड कॉलम से। वन जाके जब वन से मल्टीप्लाई होगा, वन आ जाएगा। सही है ना, ये गौर से देखिएगा। फिर जीरो जाके जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से जीरो आ जाएगा अगेन। सही है ना भाई। फिर क्या होगा सर, भाई बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। अब क्या करेंगे मेरा बेटा, अच्छा एक सेकंड दीजिएगा, मैंने मैट्रिक्स को लिखने में गलती करी है, मैंने मैट्रिक्स को लिखने में गलती कर दी है कि भाई हमारे पास यहाँ पे जीरो था। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे क्या है मेरा बेटा, जीरो है। बाकी सारी चीजें सही है, कोई मसले की बात नहीं। भाई यहाँ पे हमारे पास क्या था, जीरो था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्वेश्चन में, यस यहाँ पे जीरो मौजूद है। बाकी सारी चीजें सही है, कोई मसला नहीं है। अच्छा भाई, जीरो जाके जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया, जीरो आ गया। फिर जीरो जाके जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर जीरो जाके जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सही है ना भाई। इसी तरीके से ये वाला जीरो जाके जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर जीरो जाके जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर जीरो जाके जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन जीरो आ जाएगा। तो आपने तमाम की तमाम पर्टिकुलर टर्म्स को आपस में इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देना है। इट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बेटा। आपने क्या करना है, आपने तमाम की तमाम टर्म्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा देना है। यानी कि बेसिकली अभी तक हम लोगों ने क्या काम करा, जल्दी से क्विक रिवीजन आपको दे देता हूं कि भाई देखो, आपके पास जो ये आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स था, आपने इसको दोबारा ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा दिया। ये जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स आ रहा है, आपने बेसिकली क्या काम करा, यू हैव मल्टीप्लाइड इट विद अगेन द ओरिजिनल मैट्रिक्स। इससे फायदा क्या हुआ, हम चेक करेंगे कि हमें सारे जीरोस मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। तो आइए चेक कर लेते हैं। भाई यहाँ पे जीरो मिल गया, यहाँ पे जीरो मिल गया, बट यहाँ पे वन मिल रहा है। यहाँ पे अगेन जीरो मिल गया, यहाँ पे जीरो मिल गया, यहाँ पे जीरो मिल गया। यहाँ पे भी जीरो मिल गया, यहाँ पे भी जीरो मिल गया, यहाँ पे भी जीरो मिल गया। तो हमें अभी तमाम जीरोस नहीं अचीव हुए। हमें इस क्वेश्चन के अंदर एक पंगा हो गया। क्या मसला हो गया भाई, आपको सारे जीरोस नहीं मिले। यानी कि अभी आपका आंसर ए की पावर स्क्वायर के ऊपर जीरो के बराबर नहीं आया। आपने जब ए की पावर स्क्वायर करा तो आपका आंसर जीरो के बराबर नहीं आया। इसका मतलब हमारा जो पीरियड है वो जीरो के बराबर नहीं है। यानी कि जो आपको इंडेक्स है वो जीरो के बराबर, टू के बराबर नहीं है। तो अभी जो हमारे पास आंसर आया बेसिकली किस चीज का आया, ये आंसर हमारे पास ए स्क्वायर का आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जरा गौर से बात को समझिएगा। हमने जब ए को ए से मल्टीप्लाई करवाया, क्यों मल्टीप्लाई करवाया, क्योंकि हमें इंडेक्स चाहिए। इंडेक्स क्या होता है, वो पावर जिसके ऊपर आपके मैट्रिक्स का आंसर जीरो के बराबर है, यानी कि तमाम टर्म्स मैट्रिक्स के जीरो हो। अभी जब मैंने ए को ए से मल्टीप्लाई करवाया तो ए स्क्वायर बना, मगर आंसर जीरो के बराबर हमें अचीव नहीं हो सका। जब नहीं हो सका, अब क्या करें भाई, अब सिंपल सा काम करना है। और वो सिंपल सा काम क्या है कि इसको एक दफा और हम अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ताकि ये क्या बन जाएगा, हम ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे ए स्क्वायर से, ताकि हमें जीरो मिल सके और हमें अपना पर्टिकुलर इंडेक्स मिल सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स की वैल्यू क्या गिवन है उसको जरा उतार लीजिए। आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स गिवन है 0 1 0 0 0 1 एंड 0 0 0। सही है ना भाई। इसको आपने सिंपली क्या करना है, इसको आपने सिंपल तरीके से एक और दफा मल्टीप्लाई करवा के चेक कर लेना है। तो भाई इससे फायदा क्या होगा, आइए देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। किससे मल्टीप्लाई करवाना है, ए स्क्वायर से। किससे मल्टीप्लाई करवाना है, ए स्क्वायर से। 0 0 0 एंड अगेन 0 0 0। अभी जरा गौर से बात को समझिएगा, बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने करना क्या है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपने सिंपल सा काम करना है। और वो सिंपल सा काम क्या है, मेरे प्यारे बच्चे गौर से देखिएगा। आपने सिंपल तरीके से अगेन मल्टीप्लाई करवाना है। सही है ना, ये आपकी रॉज आ गई और ये आपकी कॉलम्स आ गई। ये आपकी रॉज आ गई, ये आपकी कॉलम्स आ गई। अगेन देखो मुझे साफ दिख रहा है आंसर क्या होगा, बट स्टिल हम कर लेते हैं जल्दी से एक दफा। अब देखो जीरो जीरो से मल्टीप्लाई होगा, जीरो आ गया। जब ये वन भी जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर ये जीरो जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर ये जीरो सिंपल तरीके से जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी जीरो हो गया, क्योंकि तमाम एलिमेंट जीरो है तो मुझे साफ दिख रहा है कि जीरो ही आएगा। और वन भी जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आ जाएगा। फिर जीरो जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन जीरो आ गया। फिर ये वाला जीरो जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आ गया। फिर ये वाला जीरो जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा, जीरो आ गया। सही है ना, हम प्रॉपर्ली लेके चलेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब पूरे मैट्रिक्स को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। मुझे साफ दिख रहा है कि भाई सेकंड कॉलम के अंदर तमाम एलिमेंट जीरो हैं वैसे ही, तो मुझे साफ दिख रहा है कि भाई 0 0 0 ही आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा, 0 0 0, क्योंकि तीनों एलिमेंट्स कौन से हैं, जीरो के ही हैं, तो करने की नीड नहीं पड़ेगी हमें। अब थर्ड वाले पे आ जाइए। थर्ड वाला बड़े मजे का है। देखो थर्ड वाले के अंदर जब जीरो वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, जीरो आएगा। जब वन जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सही है। और फिर जीरो जीरो से मल्टीप्लाई होगा, जीरो आ गया। इसी तरीके से जीरो इंटू वन क्या होगा, जीरो होगा। फिर जीरो इंटू जीरो क्या होगा, जीरो होगा। फिर वन इंटू जीरो क्या होगा,
होगा, जीरो होगा। सही है ना। फिर 0 × 1 क्या होगा, जीरो होगा। फिर 0 × 1 से क्या होगा, जीरो होगा। फिर 0 × 0 जीरो हो जाएगा। अब देखो फाइनली जो आपके पास आंसर आ रहा है उसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। और ये आपको किसके ऊपर मिला है, ए क्यूब पे मिला है। आपको किसके ऊपर मिला है, ए क्यूब पे मिला है। आपको तमाम एलिमेंट्स किसके बराबर मिल गए, जीरो के बराबर मिल गए। और ये आपको किसके ऊपर मिल रहा है, ए क्यूब पे मिल रहा है। यानी कि हमने फाइनली अपना निल पोटेंट मैट्रिक्स को प्रूव कर लिया। हमारा निल पोटेंट मैट्रिक्स क्या कहता है, अब जरा गौर से बात समझिएगा कंक्लूजन के ऊपर मेरे प्यारे बच्चे। निल पोटेंट मैट्रिक्स क्या कहता है कि भाई आपके पास आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स की जिस पावर के ऊपर आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स जीरो के बराबर बन जाए तो वो क्या कहलाएगा, निल पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। और यहाँ पे देखो हमें ए की पावर क्यूब के ऊपर अपना पूरा मैट्रिक्स जीरो के बराबर बन गया। यानी कि किस पावर के ऊपर हमारे मैट्रिक्स का आंसर जीरो के बराबर आया, तो बेटा वो कौन सी पावर है, वो पावर क्यूब है। यानी कि हमारे पास सिंपल तरीके से आंसर क्या आ रहा होगा, 3 के बराबर आ रहा होगा। जहां तक आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा है अरम के सर बुक में आंसर 2 है, तो मेरे प्यारे बच्चे हम लोगों ने आपके सामने सिंपल तरीके सॉल्व करा। तो अगर तो 2 होता तो यहीं पे वेरीफाई हो जाता, सही है ना भाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा उसके ऊपर, किसके ऊपर हो रहा है, पावर क्यूब के ऊपर हो रहा है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, उसके अंदर चेंजेस वगैरह वो आती रहती है, कोई मसले की बात नहीं है इसका। क्लियर है मेरा बेटा, आपका आंसर वेरीफाई करेगा, आपको आंसर बताएगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है। तो बेटो हमारे पास सिंपल तरीके से इंडेक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3 के बराबर आ गई। मैं पूरे क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट एक चीज यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट नंबर 1 है उसका आंसर किताब के पीछे गलत गिवन है, वो गिवन है 2। भाई किताब के अंदर बहुत सारे आंसर्स गलत होते हैं, आपने उनको फॉलो नहीं करना, मैंने आपको एक एक स्टेप यहाँ पे समझा रहा हूँ। दोबारा से समझ लीजिए अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 1 में प्रॉब्लम हो रही है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बेसिकली क्वेश्चन एक गिवन है, सही है ना। आपसे कहा जा रहा है इंडेक्स निकालो निलपोटेंट मैट्रिक्स का। यानी कि अगर तो ये मैट्रिक्स निलपोटेंट है, आपको इसका क्या निकालना है, इंडेक्स फाइंड करना है। मेरे प्यारे बच्चों निलपोटेंट मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, ए की पावर पी का जीरो होना। यानी कि हमें जो भी मैट्रिक्स गिवन होगा उसको हम सबसे पहले ए के बराबर कंसीडर करेंगे और उसकी हम उस पावर तक मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे उस मैट्रिक्स को जब तक कि मुझे आंसर जीरो ना मिल जाए। इसका मतलब क्या है, ए की पावर जीरो का। भाई इसका मतलब ये कि जो मैट्रिक्स ए आपको गिवन होगा, आपने बेसिकली वो नंबर वो जादूगरी का नंबर फाइंड करना है कि जिसके ऊपर जिस ए की पावर के ऊपर आपको आंसर क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए। यानी कि फॉर एग्जाम्पल किताब के पीछे इसका आंसर गलत गिवन है। अब जरा बात समझ लीजिएगा, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। कि भाई देखो आपको बेसिकली ये मैट्रिक्स ए गिवन था, सही है ना। हम सबसे पहले ए स्क्वायर कर लेते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि यार लेट सपोज ए स्क्वायर पे आंसर जीरो आ जाएगा। हम फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कर लेते हैं कि भाई ए स्क्वायर पे आंसर जीरो आ जाएगा तो बी की वैल्यू 2 होगी, मगर पहले उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे भाई, आपने सिंपल मैट्रिक्स ए को ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। तो हमने सिंपल मैट्रिक्स ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिक्सेस को, बहुत ही आसान तरीके कार है। इधर तमाम बच्चे गौर से देंगे, सबकी अटेंशन चाहता हूं। मेरे प्यारे बच्चे देखो, ये जो फर्स्ट रो आ रही है इसको आप लोगों ने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करना है। तो भाई गौर से देखो, जब मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो जीरो से होगा, वन जीरो से होगा, जीरो जीरो से होगा। यानी कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से होता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड से होता है, थर्ड एलिमेंट थर्ड से होता है, सही है ना। फिर हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड वन सेकंड से, थर्ड वन थर्ड से, और इसी तरीके से थर्ड रो को फिर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सेकंड वाला सेकंड, थर्ड वाला थर्ड से। जब फर्स्ट कॉलम पूरा हो जाएगा फिर हम लोग फाइनली जाएंगे सेकंड कॉलम के ऊपर। अगेन पूरा मैट्रिक्स सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, बारी बारी तमाम रोज। इस तरीके से हमारे पास जो आंसर आया ए स्क्वायर का, मेरा बेटा वो ये आ रहा था। हमारे पास जो ए स्क्वायर का आंसर आया वो ये आ रहा था। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि निल पोटेंट मैट्रिक्स की कंडीशन ये होती है ए की पावर पी का जीरो के बराबर होना। अब यहाँ पे जब हम लोगों ने स्क्वायर रख के देखा, हम लोगों ने बोला क्या पता भाई पावर पी, पी का मतलब हम लोगों ने पी की जगह पे 2 रखा, और 2 कैसे लेकर आए, ए को ए से मल्टीप्लाई करने के ऊपर। तो हमारे पास आंसर जीरो के बराबर नहीं आया। जीरो का मतलब क्या होता कि भाई तमाम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का जीरो होना। यहाँ पे मगर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो इसका मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है। तो हम लोग ए क्यूब फाइंड करने पे चले गए। ए क्यूब कैसे फाइंड किया, ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो ए स्क्वायर निकाला था ना भाई, इसका जो आंसर निकाला है, इसका ये मतलब नहीं है कि ए स्क्वायर हम लोगों ने गलत निकाला, नहीं। ये ए स्क्वायर अब आगे के मल्टीपल्स फाइंड करने में हेल्प करेगा। अब लेट सपोज अगर मुझे ए क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, तो कैसे फाइंड करूंगा, ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके। तो हमने मैट्रिक्स ए हमारे पास जो है ना ओरिजिनली क्वेश्चन वाला, उसको
ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दिया। अगेन सेम प्रोसीजर को फॉलो करा। भाई देखो, ये कंप्लीट जो फर्स्ट रॉ आ रही है इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया पूरे को, फिर सेकंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रॉ को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम से, सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम से, थर्ड रॉ को सेकंड कॉलम से, और फिर फाइनली क्या करा, फर्स्ट रॉ को थर्ड कॉलम से, सेकंड रॉ को थर्ड को थर्ड रॉ, सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो होती है। इसके ऊपर फाइनली हमें क्या मिल गया, 0 0 0 0 मिल गया। यानी कि इसके ऊपर फाइनली हमें ए क्यूब के ऊपर आंसर हमें फाइनली क्या मिल गया, 0 के बराबर मिल गया। यानी कि हमारा फाइनली ये वेरीफाई हो गया निल पोटेंट के बराबर। तो हमारे पास पी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3 के बराबर आ गई। हमें बेसिकली वो पावर फाइंड करनी है मैट्रिक्स के ऊपर कि भाई जिस मैट्रिक्स की उस पावर के ऊपर आंसर क्या आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। यानी कि हमें वो नंबर फाइंड करना है कि मैट्रिक्स को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करवाऊं कि वो मैट्रिक्स की वैल्यू 0 में कन्वर्ट हो जाए। आसान तरीन भाषा में आपको कन्वर्ट कर बता रहा हूं बेटा। बेटा क्या करना है भाई, आसान भाषा में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, हमें बेसिकली वो नंबर फाइंड करना है कि हम मैट्रिक्स को कितनी बार ओरिजिनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास आंसर 0 आ जाए। दैट इज बेसिकली निलपोटेंट मैट्रिक्स। परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर किसी बच्चे को मसला हो रहा है। अभी 7 का पार्ट 2 देखेंगे, आपकी बात और क्लियर हो जाएगी। किताब के पीछे इसका आंसर गलत है, मैं पहले भी क्वेश्चन आपको मार्क करवा चुका हूं जिनका किताब के पीछे आंसर गलत था, तो जहन में रखिएगा। भाई किताब जो होती है वो खुदाई किताब नहीं होती, कुछ गलत नहीं होगा। भाई इसको बनाने वाले इंसान होते हैं, उनसे गलती हो जाती है मेरा बेटा। जब आप मुझसे पढ़ रहे हो आपको इंशाल्लाह सारी चीजें बताऊंगा मैं। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा? एक एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। और अगर आप में से कोई बच्चा चाहता है कि वो ऑनलाइन क्लासेस का हिस्सा बने, तो बहुत ही आसान तरीकेकार है। भाई जो बच्चे लाइव क्लासेस में पढ़ते हैं वो अपने लाइव क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं मुझसे। और लाइव क्लासेस हमारी हफ्ते में 2 दिन होती हैं। 2 2 घंटे की क्लास वेनेसडे एंड थर्सडे वाले दिन 8:30 से 10:30 या 8:30 से 10 के दरमियान होती है रात के अंदर। इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, लाइव क्लासेस का हिस्सा बन सकते हो। पर मंथ की फीस सिर्फ 1200 रुपीज है। इसके अंदर एमसीक्यूज की तैयारी, पूरा कोर्स कवर करवाया जाएगा, हर चीज पढ़ाई जाएगी, टेस्ट लिए जाएंगे, सब कुछ शामिल होगा। पर मंथ की फीस सिर्फ 1200 रुपीज है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2। लेट सपोज कोई बच्चा कह रहा है सर मसला हो रहा है सर, वो समझ में नहीं आया क्या कॉन्सेप्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चे बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। देखो पार्ट नंबर 2 चेक करिएगा। इसमें क्या कह रहा है, 1 - 3 माइनस का 4। ये इंटरेस्टिंग पार्ट होगा क्योंकि इसमें जीरो नहीं वगैरह नहीं है, तो इसमें ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। -1 3 एंड 4। और थर्ड रो में क्या कहा जा रहा है, 1 - 3 एंड नेगेटिव का 4। अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि मेरा बेटा हम लोगों ने बहुत सिंपल तरीके से चीजों को लेके चलना है। हमें बेसिकली ये मैट्रिक्स गिवन है, हमसे क्या कहा जा रहा है, इंडेक्स फाइंड करो निल पोटेंट मैट्रिक्स का। देखो भाई निल पोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स कैसे निकालेंगे, अगेन सबसे पहले आप लोगों ने लिख देना है वो लाइन जो मैंने आपको बताई है। सबसे पहले क्या लिखोगे, वी हैव टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ द निल पोटेंट मैट्रिक्स। आपने जुमले को लिख दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, आपको जो मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन में उसको आपने ए के बराबर सपोज कर लेना है। तो क्या मैट्रिक्स गिवन है आपको, जो मैट्रिक्स गिवन है आपने इसको ए के बराबर सपोज कर लेना है। सही है ना मेरा बेटा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आपने इस मैट्रिक्स को सिंपली ए के बराबर सपोज कर लेना है। वेरी गुड मेरा बेटा, सपोज कर लिया सब लोगों ने भाई, ए के बराबर सपोज कर लिया। अब बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें बेसिकली निल पोटेंट मैट्रिक्स के लिए काम करना है। एंड वी नो दैट, एज वी नो दैट, हमें मालूम है कि भाई निल पोटेंट मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है। सबसे पहले कंडीशन लिख दीजिए यहाँ पे निल पोटेंट मैट्रिक्स की। तो भाई देखो निल पोटेंट मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है कि ए की पावर पी का 0 के बराबर होना। क्या कंडीशन होती है भाई, ए की पावर पी का 0 के बराबर होना। यानी कि हम बेसिकली अपने मैट्रिक्स ए को इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर 0 के बराबर आ जाए। तो हमें वो कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, हमें बेसिकली वो चीज फाइंड आउट करनी है। और ये कैसे करेंगे, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, जस्ट वेट एंड वॉच। कैसे भाई, देखो आपके पास सबसे पहले हम ए स्क्वायर के ऊपर कर लेते हैं, यानी कि मुझे जो ओरिजिनल मैट्रिक्स गिवन है इसको एक दफा ओरिजिनली मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स आपको गिवन है, 1 - 3 -4, -1 3 एंड 4, और क्या गिवन है, 1 - 3 -4। इस मैट्रिक्स को ओरिजिनली इसी से एक दफा क्या करवा देंगे मेरा बेटा, मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसको ओरिजिनली एक दफा क्या कर लेंगे, इसी से मल्टीप्लाई करवा देंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें बिल्कुल परेशान होने की मेरा बेटा जरूरत नहीं है। सही है ना? यानी कि हम लोगों ने ए स्क्वायर के लिए पहले काम करके चेक कर रहे हैं क्या आया, इस पे आंसर आता है कि नहीं आता। कैसे करेंगे भाई, देखो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगेन और से देखिएगा तमाम स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ रही है आपकी फर्स्ट रॉ, ये क्या आ रही है आपके पास, फर्स्ट रॉ। ये आपका फर्स्ट कॉलम है, पहले इनको सिंप्लीफाई कर लूंगा। तो देखो 1 जाके जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही बनेगा। -3 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 3 बन जाएगा। -4 जब प्लस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव का 4 बनेगा। फिर ये सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, सेकंड रॉ जो है फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो -1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, नेगेटिव का 1। फिर
थ्री जब नेगेटिव वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, नेगेटिव का थ्री। और फोर जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, प्लस का फोर। और फिर यहाँ पे देख लीजिए ये वाला जो कॉलम है पूरा का पूरा फर्स्ट की रॉ से, ये जो रॉ आ रही है फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, क्या बन जाएगा, देखो प्लस का वन जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो वन बनेगा। नेगेटिव थ्री जब नेगेटिव वन से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगी, प्लस क्या थ्री बन जाएगी ऑब्वियसली। और नेगेटिव फोर जब प्लस के वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, नेगेटिव का फोर बनेगा। दैट इज वेरी सिंपल। अच्छा भाई आगे मूव करेंगे। आगे देखो भाई, अब हम सेकंड कॉलम को देखेंगे। अब सेकंड कॉलम को देखना है। अब मेरे प्यारे बच्चों अगेन फर्स्ट रॉ से देखना स्टार्ट करेंगे। वन जाके जब नेगेटिव थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, नेगेटिव का थ्री। नेगेटिव थ्री जब थ्री से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा भाई, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट, नेगेटिव थ्री जब थ्री से मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा नेगेटिव का नाइन। नेगेटिव का फोर जब नेगेटिव के थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस का फोर थ्री 12 बन जाएगा भाई। फिर नेगेटिव का वन जब नेगेटिव थ्री से मल्टीप्लाई होगा प्लस का थ्री बनेगा। प्लस का थ्री जब प्लस के थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का नाइन बनेगा। और फोर इंटू नेगेटिव थ्री क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 12 हो जाएगा। सही है ना मेरा बेटा। इसी तरीके से जब ये नेगेटिव वन नेगेटिव थ्री से मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव थ्री बन जाएगा। ये नेगेटिव थ्री जब थ्री से मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव का नाइन बन जाएगा। और नेगेटिव फोर जब नेगेटिव थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, प्लस का 12 बन जाएगा। तो हमने सेकंड कॉलम भी निपटा दिया। अब फाइनली मूव करेंगे थर्ड कॉलम के ऊपर। सही है ना मेरा बेटा, गौर से देखिएगा। देखो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक मल्टीप्लीकेशन है यार, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं। देखो भाई, ये वन जाके जब नेगेटिव फोर से मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव का फोर बन जाएगा। नेगेटिव थ्री जब सिंपली फोर से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा नेगेटिव थ्री इंटू फोर, नेगेटिव का फोर थ्री 12। और नेगेटिव का फोर जाके जब नेगेटिव के फोर से मल्टीप्लाई होगा तो भाई ये क्या बन जाएगा, प्लस का फोर फोर 16। सही है ना भाई। इसी तरीके से सेकंड रॉ थर्ड कॉलम से नेगेटिव वन नेगेटिव फोर क्या होगा, प्लस का फोर होगा। प्लस का थ्री जब फोर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। और फोर इंटू नेगेटिव फोर क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 16 बन जाएगा। इसी तरीके से जब वन जाके नेगेटिव फोर से मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव का फोर बनेगा। नेगेटिव थ्री जाके जब फोर से मल्टीप्लाई होगा मेरा बेटा तो क्या बनेगा, ये सिंपल तरीके से बन जाएगा नेगेटिव का फोर थ्री 12 ऑब्वियसली। और नेगेटिव का फोर अगेन क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 16 बन जाएगा। सॉरी प्लस का 16 बन जाएगा। नेगेटिव फोर क्या हो जाएगा, प्लस का 16। तो अब जरा गौर से देखिए, इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखो वन प्लस थ्री क्या होता है, प्लस का फोर, प्लस के फोर में से माइनस फोर जब गया तो जीरो बचा। फिर यहाँ पे देखो नेगेटिव वन नेगेटिव थ्री क्या हो गया, नेगेटिव का फोर। नेगेटिव फोर प्लस का फोर क्या हो जाएगा, नेगेटिव फोर प्लस का फोर, यहाँ पे भी जीरो बन गया। वन प्लस थ्री क्या होता है, फोर, फोर में से फोर के तो क्या बनेगा, जीरो बचेगा। सही है ना। नेगेटिव थ्री नेगेटिव नाइन क्या होगा, नेगेटिव थ्री नेगेटिव नाइन, नेगेटिव के अंदर दोनों वैल्यूज में प्लस हो जाएंगे, नेगेटिव के अंदर प्लस हो जाएंगे तो क्या बनेगा, नेगेटिव का 12 प्लस का 12 पहले से मौजूद है, जीरो हो गया। थ्री प्लस नाइन क्या हो जाएगा, 12, 12 में से 12 गया तो अगेन जीरो बन गया। नेगेटिव थ्री नेगेटिव नाइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 12, नेगेटिव का 12 प्लस का 12 क्या हो गया, जीरो हो गया। नेगेटिव का फोर नेगेटिव का 12 ऑब्वियसली नेगेटिव का 16 बन जाएगा और प्लस का 16 जीरो के बराबर होगा। फोर प्लस 12 क्या होता है मेरा बेटा, फोर प्लस 12 होता है 16, 16 में से अगर 16 निकाल दो तो जीरो बचता है। सही है ना। इसी तरीके से नेगेटिव का फोर नेगेटिव का 12 क्या होता है, नेगेटिव का 16 है, नेगेटिव का 16 प्लस का 16 क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो बन गया। तो आप जरा गौर से देखिएगा, हमने जब कौन सी ए की पावर के ऊपर ये जीरो मैट्रिक्स ऑब्टेन करा, हमने ए की किस पावर के ऊपर इस जीरो मैट्रिक्स को ऑब्टेन करा, आपने बस उस पावर का पता लगाना था, जो हमने पता लगा लिया कि भाई हमने ए की पावर स्क्वायर के ऊपर, हमने ए की पावर स्क्वायर के ऊपर जीरो मैट्रिक्स को अचीव कर लिया। यानी कि हमारे पास जो इंडेक्स की वैल्यू है वो क्या होगी, टू होगी। तो अब आई गेस सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन करना क्या है। सही है ना भाई मेरे प्यारे बच्चों। अब इस क्वेश्चन को देख के आपको अंदाजा हो गया होगा मैंने क्यों कहा था क्वेश्चन नंबर 7 पूरा का पूरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। 8 भी इंपॉर्टेंट है, 9 भी इंपॉर्टेंट है, 10 भी इंपॉर्टेंट है, 11 भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भाई इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल सी वर्किंग है। आपने करना क्या है, आपको एक मैट्रिक्स गिवन होगा, आपने बेसिकली उस मैट्रिक्स के ऊपर वो पावर फाइंड करनी है जिस पावर के ऊपर उस मैट्रिक्स का आंसर जीरो के बराबर आ जाए, और वो पावर फाइंड करने के लिए बार बार उसको मल्टीप्लाई करवा रहे हो। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। और बेसिक मल्टीप्लीकेशन हम सारी सारी चीजें सीखी हुई हैं और अब यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है भाई। इसी तरीके से आपके पास पार्ट नंबर 3 आएगा, जल्दी से मैं वो भी सॉल्व करवा देता हूँ। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई मसला, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, मेरे प्यारे बच्चों कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को यहाँ तक, जल्दी से मुझे बता दो भाई। और क्लियर है तब भी मुझे बता दो। तो यहाँ पे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 3 पे मूव कर सकते हैं। जल्दी से बताओ भाई, किसी बच्चे को कोई मसला यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई मसले मसाइल। देखो भाई, अगर नहीं बताओगे तो मेरा बेटा अपना लॉस करोगे। मुझे जल्दी से बताओ भाई, सबको क्लियर है यहाँ तक की बात? जितने बच्चे लाइव क्लास में बैठे हुए सबसे रिप्लाई चाहिए मुझे, तमाम स्टूडेंट्स का रिप्लाई चाहिए। यहाँ तक की बात पल्ले पड़ती है, समझ में आती है? देखो कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग अपना यूज करना है। अल्लाह मियां ने जो दिमाग दिया है उसको बस थोड़ा सा क्या करना है भैया, यूज करना है। बाकी सब चीजें बहुत आसान है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3। बेटा मल्टीप्लाई कैसे करते हो तो साथ साथ देखो ना मेरा बेटा, मल्टीप्लाई करने तो सिखा रहा हूँ भाई। अगर मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही है तो इस क्वेश्चन को आप देखिएगा तरीके से, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो मल्टीप्लीकेशन है भाई,
सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या लिखोगे, स्टेटमेंट लिखोगे, वी हैव टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ द निल पोटेंट मैट्रिक्स, इस जुमले को तुमने लिखना है लाजमी। उसके बाद लिखोगे एज वी नो डेट, उसके बाद क्या लिखोगे भाई, एज वी नो डेट। आपको यहाँ पे जो आपको निलपोटेंट मैट्रिक्स की कंडीशन होती है आपने वो लिख दी, क्या कंडीशन होती है, ए की पावर पी इज इक्वल टू 0। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखो भाई आपको जो मैट्रिक्स गिवन है उसको ए के बराबर सपोज कर लेना है, आपको जो भी मैट्रिक्स गिवन है आपने उसको ए के बराबर सपोज कर लेना है। क्या मैट्रिक्स है, 1 1 3। क्या मैट्रिक्स गिवन है मेरा बेटा, 1 1 3। आगे गिवन है 5 2 6, 1 1 3 5 2 6, -2 -1 -3। तो आपको ये मैट्रिक्स गिवन है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल चीज है भाई। देखो सिंपल चीज क्या है, आपको बेसिकली वो पावर फाइंड करनी है जिसके ऊपर ये मैट्रिक्स का आंसर 0 आएगा। तो उसके लिए हम बारी बारी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्टेप बाय स्टेप कैसे चलेंगे कि भाई सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर के लिए काम करेंगे। और ए स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए इंटू ए करके, कि यानी कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसको पहले सिंपल ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि हमें क्या मिल जाए, ए स्क्वायर मिल जाए। और कैसे करेंगे, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स आपको गिवन है ना, ये 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3, इसको इसी के ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या है भाई, यही वाला मैट्रिक्स है, 1 1 3 5 2 6 और -2 -1 -3। तो भाई इतनी मैंने डिटेल में सारे मल्टीप्लीकेशन सिखाई, स्टिल अगर मसला हो रहा है तो इधर गौर से देखो भाई, जिसको मसला हो रहा है गौर से देखो इधर। ऑल्दो इतनी डिटेल में सिखाई हुई है, बट दोबारा देख लो भाई, किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है मसला लेके नहीं घर जाना। देखो भाई आपने क्या करना है, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सबसे पहले आप पहले मैट्रिक्स की रॉ देखोगे, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, इनको सिंपल मल्टीप्लाई करना है मेरा बेटा। क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इधर देखो भाई, ये वन जाके जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 1 होता है, सही है। पहले ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट से होगा, फिर बीच वाले से, लास्ट वाला लास्ट वाले से। अब देखो ये वन जाके जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 5। फिर ये प्लस का 3 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -6 बन जाएगा, सही है ना मेरा बेटा। अब जब फर्स्ट ड्रॉ फर्स्ट कॉलम से करवा ली तो अब सेकंड ड्रॉ फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। देखो अगेन सेम प्रोसीजर है, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। तो 5 1 क्या बन जाएगा, 5 का 5, प्लस का 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और फिर 6 इंटू -2, भाई 6 इंटू -2 क्या होता है, 6 2 12 होता है, और ये नेगेटिव का 12 बन जाएगा, सही है ना मेरा बेटा। इसी तरीके से -2 जाके जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव का 2 बनेगा, नेगेटिव का 1 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव का 5 बनेगा। इसी तरीके से नेगेटिव का 3 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 6 बन जाएगा। इस तरीके से बेसिकली शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि भाई आपने पूरा मैट्रिक्स पहले फर्स्ट कॉलम से करवाना है, फिर पूरा मैट्रिक्स सेकंड कॉलम से करवाना है, फिर पूरा मैट्रिक्स थर्ड कॉलम से करवाना है। दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग, सही है ना मेरे प्यारे बच्चे। अब देखो भाई, अब जब फर्स्ट कॉलम से मैंने पूरा मैट्रिक्स करवा लिया, अब ये सेकंड कॉलम की बारी आएगी, अब सेकंड कॉलम की बारी है, तो ध्यान से देखिएगा। सेम प्रोसीजर, वन जाके जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो वन बनेगा, फिर ये वन जाके जब टू से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 बन गया, फिर ये 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 3 हो जाएगा, सही है मेरा प्यारा बेटा। फिर ये 5 जाके जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 5 बन गया, सही है। फिर प्लस का 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 बन जाएगा। फिर 6 इंटू -1 क्या होगा, नेगेटिव का 6 होगा। फिर नेगेटिव का 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा -2 बनेगा। नेगेटिव का 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, अगेन -2 बन जाएगा। फिर नेगेटिव का 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, सही है ना मेरा बेटा। इसी तरीके से अब थर्ड कॉलम से पूरा ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा, मतलब पूरा मैट्रिक्स बारी बारी रो वाइज। अब देखो भाई 3 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 इंटू 6 क्या होगा, 6 होगा। और 3 इंटू -3 क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 9 हो जाएगा, सही है ना मेरा बेटा। फिर देखो 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से प्लस का 12 हो जाएगा। फिर 6 इंटू -3 क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 18 हो जाएगा, 6 3 18। फिर ये वाला -2 इंटू 3 क्या होगा मेरा बेटा, नेगेटिव का 6 होगा। नेगेटिव का 1 इंटू 6 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, नेगेटिव का 1 इंटू 6, नेगेटिव का 1 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव का 6 बन जाएगा। और नेगेटिव का 3 और नेगेटिव का 3 क्या हो जाएगा, प्लस का 3 3 9 हो जाएगा। क्लियर है भाई। अब बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, भाई सिंपल सी मैथ्स है मेरा बेटा, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, अब देख लो जल्दी से, मुझे बताओ कोई मसला है इसके अंदर। भाई बहुत सिंपल सी चीज है। अब बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई मसला अब समझ में आया कि भाई मल्टीप्लिकेशन कैसे कर रहे हैं। भाई सिंपल तरीके से करते हैं मेरा बेटा, ये कोई मुश्किल स्टेप नहीं है, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं मेरा बेटा। क्लियर है। अब देखो मेरा बेटा, अब देखो अब क्या करना है, 1 + 5, देखो 1 + 5 6 बन गया, जब प्लस का 6 और माइनस का 6, प्लस का 6 और माइनस का 6 क्या होगा, ये 0 हो जाएगा ये तो। अच्छा 5 + 10 क्या होता है भाई, देखो 5 + 10 हमारे पास होता है 15, और 15 में से अगर मैं 12 निकाल दूं, 15 में से 12 चला जाएगा तो जाहिर सी बात है क्या बचेगा,
तीन बचेगा भाई, ऑब्वियसली सी बात है ना। 15 में से अगर 12 चला जाए तो हमारे पास क्या बचेगा, तीन बचेगा। इसी तरीके से माइनस का 2 और माइनस का 5 क्या होगा, माइनस का 7। माइनस का 7 और प्लस का 6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई माइनस का 1 हो जाएगा। अच्छा 2 प्लस 1 3 बन गया, और 3 में से 3 चला गया, 0 बन गया, सही है ना भाई। 5 प्लस 4 क्या होता है मेरा बेटा, 5 प्लस 4 होता है हमारे पास सिंपली, अल्लाह भला करे किसके बराबर, 5 9 के बराबर। तो 9 में से अगर 6 चले जाए तो 3 बन जाएगा अगेन, है ना भाई। 9 में से अगर 6 चले जाए 3 बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बनेगा देखो, -2 माइनस का 4 प्लस का 3, -4 + 3 क्या होगा मेरा बेटा, जाहिर सी बात है -1 के बराबर होगा। यहाँ पे क्या होगा भाई, 3 + 6 9 बन गया, और 9 में से 9 चला गया अगेन, यहाँ पे 0 बन गया। यहाँ पे क्या होगा भाई देखो, 15 + 12, तो मेरे प्यारे बच्चों 15 + 12 = 27, इट्स क्वाइट ऑब्वियस। और उसमें से कितने निकालने हैं, 18 निकालने हैं। तो 15, 15 + 12 इज बेसिकली 27, माइनस का 18 कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपली 9 आ गया। -6 क्या होगा, माइनस का 12, और माइनस का 12 प्लस का 9 क्या होगा भाई, -6 क्या हो गया, माइनस का 12, -12 + 9 ऑब्वियसली माइनस का 3 बन गया। तो ये आपके पास इस तरह की आपका ये ए स्क्वायर का आंसर आ गया। यानी कि जब आपने ओरिजिनल मैट्रिक्स को ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आंसर आ रहा है, ए स्क्वायर का ये आ रहा है। मगर ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। इंडेक्स इज नॉट 0, इंडेक्स इज नॉट 2, बिकॉज हमारा जो आंसर है वो कब आएगा, जब हमारे पास यहाँ पे 0 अचीव होता। भाई हमें आंसर कब मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, हमें आंसर उस वक्त मिलेगा जब मेरे मैट्रिक्स के अंदर तमाम एलिमेंट्स की वैल्यूज किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। अभी देखो तमाम एलिमेंट्स की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ए स्क्वायर जो है ये हमारा रिक्वायर्ड पावर नहीं है, ये रिक्वायर्ड इंडेक्स नहीं है। हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, सही है ना। फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, इस ए स्क्वायर को ओरिजिनल मैट्रिक्स से एक दफा फिर मल्टीप्लाई करवा देंगे, ताकि हायर पावर अचीव हो जाए, ताकि क्या अचीव हो जाए, ए क्यूब अचीव हो जाए। भाई ये क्या काम कर रहे हैं, गौर से समझिए अगर किसी बच्चे को मसला हो रहा है। भाई देखो जब मैंने ए को ए से मल्टीप्लाई करवाया, जब हमने ए को ए से मल्टीप्लाई करवाया, क्यों मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, इसलिए तो करवा रहे हैं कि भाई आंसर के अंदर तमाम वैल्यू 0 आ जाए। जब ये पूरा मैट्रिक्स 0 के बराबर आएगा तो जिस पावर के ऊपर आएगा वो आंसर होगा ना। तो अभी तो हमारा मैट्रिक्स 0 के बराबर आया ही नहीं। जब मैट्रिक्स 0 के बराबर आएगा तो जो जिस पावर पे आएगा वो आंसर होगी। अभी तो हमारे पास ये आया ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, आंसर नहीं आया। इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, और ये वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में 5 नंबर के लिए, पहले बता रहा हूं। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली अपने इस ए स्क्वायर को दोबारा ए से मल्टीप्लाई करवा देना है, ताकि ए क्यूब मिल सके हमें। अब देखो जो आपके पास ए स्क्वायर का आंसर आया, पहले उसको लिख दो। ये ए स्क्वायर का आंसर आ रहा है 0 0 0 3 3 9, -1 -1 -3, सही है ना भाई। और इसको दोबारा मल्टीप्लाई करवा दोगे ओरिजिनल मैट्रिक्स से। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स में बुक से उतार लेता हूं, क्या है मेरा बेटा, ओरिजिनल मैट्रिक्स है 1 1 3, आगे है 5 2 6, आगे क्या है मेरा बेटा, 5 2 6, और आगे क्या है, -2 -1 -3, क्या है, -2 -1 -3। तो अभी सिंपल तरीके से चेक कर लेते हैं, अब इंशाल्लाह आ जाएगा इस बारी में। आइए चेक करते हैं। देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को, आपने हमेशा रॉ लेनी होती है फर्स्ट मैट्रिक्स की, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, सही है ना भाई। सिंपल ही मल्टीप्लीकेशन है, बच्चों वाला काम है भाई, बच्चों वाला। कैसे करोगे भाई, देखो अब देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, कुछ चीजें होती हैं बहुत ऑब्वियस। मेरे प्यारे बच्चों मैं तुम्हें ऐसा मैथमेटिशियन बनाना चाहता हूं जो जो एनालाइज कर सके जिंदगी में। देखो रट्टा नहीं मारना कभी, कुछ चीजें ऐसी होती है जो बड़ी ऑब्वियस होती हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई नॉर्मल बच्चा होगा, जैसे मैंने पिछले पार्ट नंबर 1 में एक एक चीज आपको करके दिखाई थी, वहां पे मैंने बात आपसे नहीं करी थी। कहने का मकसद क्या है कि भाई कोई बच्चा होगा, पहले 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 0 लिखेगा, फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 0 लिखेगा। ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मुझे साफ दिख रहा है जब इस रॉ के तमाम एलिमेंट 0 हैं, तो जब ये फर्स्ट रॉ से मल्टीप्लाई होगा पूरा, तो जाहिर सी बात है आंसर 0 ही आएगा। ये वो बेसिक स्किल्स होती हैं जो आपकी टाइम सेव करती हैं। तो आपने अच्छा मैथमेटिशियन बनना है, आपने चतुर नहीं बनना अपनी लाइफ के अंदर। आपने क्या बनना है बेटा, आपने अच्छा बच्चा बनना है जिसको कॉन्सेप्ट्स का पता हो कि भाई उसने अपना टाइम कैसे सेव करना है। फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, 0 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करके लिखेगा, फिर 0 को 5 से, फिर 0 को 2 से। अबे उस सूरत में भी आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि इस रॉ के तमाम एलिमेंट 0 है। मुझे साफ दिख रहा है कि तमाम एलिमेंट 0 है, तो कुछ भी हो जाए आंसर 0 ही आएगा इस रॉ के ऊपर। तो अब दूसरी रॉ पे जब जाऊंगा तो क्या बनेगा, उस पर कुछ ना कुछ आंसर आ रहा होगा, तो क्या बन जाएगा, और से देखिएगा। 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 बन गया, फिर 3 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से 5 3 जार 15 के बराबर। और 9 इंटू 2 क्या होता है मेरा बेटा, 9 2 जार होता है 18, चूंकि माइनस का 2 है ये और ये प्लस का 9 है, तो क्या बन गया, नेगेटिव का 18। इसी तरीके से मेरा बेटा देखो, नेगेटिव का 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव का 1 बन गया, नेगेटिव का 1 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव का 5 बन गया, और नेगेटिव का 3 जब नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 6 बन जाएगा। सही है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब हमने पहला कॉलम कर लिया, अब दूसरे कॉलम पे जाएंगे।
अगेन देखो, ये जो पहली रॉ है इसमें तमाम वैल्यू जीरो है, तो जाहिर सी बात है भाई, जिससे भी मल्टीप्लाई करूंगा आंसर जीरो ही आएगा, क्योंकि पहली रॉ की तमाम एलिमेंट्स जीरो है, तो इसलिए डायरेक्टली मैंने यहाँ पे जीरो लिख दिया। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप चाहें तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, बट उससे भी आंसर जीरो ही आ रहा होगा। अब देखो फिर दूसरी रॉ पे चला जाता हूँ। थ्री जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन गया, थ्री बन गया। फिर जब थ्री टू से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, सिक्स हो जाएगा। और फिर जब नाइन इंटू नेगेटिव वन क्या होगा, नेगेटिव का नाइन हो जाएगा। और फिर नेगेटिव वन वन क्या होगा, प्लस का वन होगा। सॉरी, नेगेटिव वन जब फिर वन से मल्टीप्लाई होगा, थर्ड ड्रॉ को देखिएगा, नेगेटिव वन जब इस वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, नेगेटिव का वन। नेगेटिव वन जब टू से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, नेगेटिव का टू। और नेगेटिव थ्री जब नेगेटिव वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का थ्री बन जाएगा। क्लियर है। अब फाइनली हम थर्ड कॉलम पे मूव कर रहे हैं, तो पूरे मैट्रिक्स को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे अगेन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन फर्स्ट रॉ की तमाम वैल्यू जीरो है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा। फिर थ्री जब थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो नाइन बन जाएगा, थ्री थ्री जार। फिर थ्री जब सिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो सिक्स थ्री जार क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 18 के बराबर होता है। सही है ना भाई। अब देखो भाई, नाइन इंटू नेगेटिव थ्री क्या बन जाएगा, 27 नेगेटिव का। और फिर नेगेटिव वन जब थ्री से मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव थ्री बन गया। नेगेटिव वन जब सिक्स से मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव सिक्स बन गया। नेगेटिव थ्री जब नेगेटिव थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो थ्री थ्री जार प्लस का नाइन बन जाएगा। तो अब जरा इनको सिंप्लीफाई करवा लीजिए। वैसे मुझे तो साफ दिख रहा है आंसर क्या आ रहा है, आपको भी दिख जाना चाहिए भाई। तीन प्लस 15 होता है, प्लस का 18, 18 माइनस 18 जीरो आ गया। नेगेटिव का वन नेगेटिव का फाइव होता है, नेगेटिव का सिक्स, नेगेटिव का सिक्स प्लस सिक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ का जीरो एडिडिस का एडिडिस। तीन प्लस छह होता है नौ, नौ में से नौ गया, जीरो आ गया। नेगेटिव वन नेगेटिव टू होता है, नेगेटिव का थ्री प्लस थ्री क्या हो गया, जीरो हो गया। जीरो का जीरो एडिडिस आ गया। नौ प्लस 18 होता है 27, नौ प्लस 18 क्या होता है 27, प्लस का 27 माइनस 27 क्या हो गया, जीरो आ गया। नेगेटिव का थ्री नेगेटिव का सिक्स होता है, नेगेटिव का नाइन, नेगेटिव का नाइन प्लस का नाइन क्या हो गया, जीरो हो गया। अब देखिएगा गौर से, ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, ए क्यूब का आंसर आ गया। ये हमारे पास किस चीज का आंसर आ गया मेरा बेटा, ए क्यूब का आंसर आ गया। ये हमारे पास किस चीज का आंसर आ गया, ए क्यूब का आंसर आ गया। और हमें निलपोटेंट मैट्रिक्स के ऊपर चाहिए भी क्या होता है कि भाई ए की उस पावर क्या, ए की वो पावर मेरा इंडेक्स होती है जिसपे आंसर जीरो आ जाए। तो अब जरा गौर से देखो, अब जरा गौर से देखो, ए की पावर क्यूब के ऊपर पूरा मैट्रिक्स किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया। यानी कि हमारा रिक्वायर्ड इंडेक्स क्या है, हमारा रिक्वायर्ड इंडेक्स है थ्री के बराबर। तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, थ्री होगा। अच्छा, एक चीज जो मैं बताना भूल गया था पिछले क्वेश्चन में, बड़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट में रिजल्ट लाजमी लिखिएगा मेरा बेटा, रिजल्ट का एक नंबर होता है। रिजल्ट कैसे लिखोगे, सिंपल सा जुमला है भाई, बेसिक सी इंग्लिश है, बेसिक सी इंग्लिश। हैंस द वैल्यू ऑफ इंडेक्स, भाई बेसिक सी इंग्लिश 10वीं जमात वाली। हैंस द वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज थ्री, भाई ये बेसिक सी आपने इंग्लिश को लिख देना है यहाँ पे। हैंस द वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू थ्री, बेसिक सा जुमला लिख दिया। अब बताओ तमाम बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर होता है, पल्ले पड़ता है, नहीं पड़ता? तमाम बच्चों से रिप्लाई चाहिए। बात समझ में आई, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, ये पूरा क्वेश्चन क्लियर होता है तमाम स्टूडेंट्स को या नहीं होता, जल्दी से मुझे बता दो मेरा बेटा। अच्छा तो बेटा, अब फाइनली हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में शॉर्ट में आने के चांसेस इसके होंगे। क्या कहा जा रहा है आपसे, आपसे कहा जा रहा है फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक मैट्रिक्स। अब जरा बात को समझिएगा मैं करना क्या है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले अगेन देखो मेरा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन करने के स्टेप्स होते हैं। जो भी टीचर होता है, जब आप बोर्ड में पेपर करोगे, टीचर स्टेप्स के नंबर देता है। सबसे पहला काम तो आप लिख दो आपको फाइंड क्या करना है, तो हम क्या लिख देंगे भाई, वी हैव टू फाइंड दी पीरियड ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमने सबसे पहले जुमले को लिख देना है कि भाई वी हैव टू फाइंड द पीरियड ऑफ द मैट्रिक्स। हमने क्या काम करना है मेरे प्यारे बच्चों, हमें मैट्रिक्स का पीरियड फाइंड करना है। अब देखो मैट्रिक्स का पीरियड होता क्या है, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। और ये बहुत सिंपल सी चीज है भाई, मैट्रिक्स का पीरियड क्या होता है, हमें मालूम है कि भाई ए की पावर k प्लस वन इज इक्वल टू ओरिजिनल मैट्रिक्स ए। भाई ये जुमला मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में तमाम नो हाउ आप लोगों को फराहम कर चुका हूं। यानी कि बेसिकली हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है, k इज बेसिकली यार पीरियड। हमें क्या करना है भाई, उस k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, क्या लॉजिक है, क्या नहीं है, तमाम बातें भी समझेंगे। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में कहा जाता है कि आपको पीरियड फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है, पीरियड फाइंड करना है। आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, सही है ना, आपको जो मैट्रिक्स गिवन है आप सबसे पहले इसको किसके बराबर एज्यूम कर लोगे, अपने ए के बराबर एज्यूम कर लोगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे भाई, लेट लेट a is equal to, let a is equal to 1, -2, -6, -3, 2 and 9।
और यहाँ पे क्या आ गया 2 0 -3। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर हम लोगों ने क्या काम कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों, हमने ओरिजिनल मैट्रिक्स को ए के बराबर करार देना है। उसके बाद अगेन बिल्कुल जिस तरह भी लास्ट क्वेश्चन में हम इंडेक्स फाइंड कर रहे थे ना, वैसे ही पीरियोडिक मैट्रिक्स के अंदर के को फाइंड किया जाता है। कि हम लोग क्या काम करेंगे, हम बेसिकली फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हमारी लॉजिकल रीजनिंग क्या होगी, हम क्या स्टेप परफॉर्म करने वाले हैं। देखो ये तमाम बातें आपको कंडीशंस बता देती हैं। आपको देखो, आपको जो मैट्रिक्स गिवन है आपको इसका पीरियड निकालना है। पीरियड का मतलब क्या है कि भाई इस मैट्रिक्स के ऊपर ऐसी वो ये कौन सी पावर होगी k+1 वाली, हमें बेसिकली उसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि जिसके ऊपर वो कौन सी मेरे मैट्रिक्स पे पावर होगी, जिसके ऊपर मेरे मैट्रिक्स का आंसर वापस से ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। यानी कि मेरे मैट्रिक्स के ऊपर वो कौन सी पावर होगी कि जिसके ऊपर मेरा आंसर ए के बराबर आ जाए। यानी कि अगर मैं अपने मैट्रिक्स का क्यूब लेता हूं तो हो सकता है उसके ऊपर आंसर ए के बराबर आ जाए, ओरिजिनल मैट्रिक्स की पावर 4 के ऊपर आंसर ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। यानी कि पिछले क्वेश्चन में तो हम जीरो के बराबर प्रूफ करते थे ना, कि वो निल पोटेंट मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे पीरियोडिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, ए की पावर k+1 इक्वल टू ए। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा कि भाई हम इस बात को देखेंगे कि हमारे मैट्रिक्स की वो कौन सी पावर होगी जिसके ऊपर हमारे मैट्रिक्स का आंसर ओरिजिनल ए के बराबर आ जाए। तो हमें इसके लिए वर्किंग करनी है। तो अब मुझे बताओ, यहां तक की स्टार्टिंग की बात थोड़ी सी क्लियर होती है मेरा बेटा? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहां तक की बात पल्ले पड़ती है भाई, इसमें कोई मसला तो नहीं है ना किसी बच्चे को? अब देखो करने का तरीकेकार क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम कहते हैं कि के की वैल्यू 1 है। अब कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, अब जरा गौर से देखिएगा। अब जरा गौर से देखिएगा हम कैसे करेंगे। देखो हमें के की बेसिकली वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम कहते हैं लेट के इज इक्वल टू 1। हम सबसे पहले क्या कहते हैं, लेट के इज इक्वल टू 1। हमने के की वैल्यू 1 रख दी है। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1+1। 1+1 किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि सबसे पहले हम बारी बारी ये चेक करेंगे कि भाई किसके ऊपर, किस के की वैल्यू के ऊपर मेरा मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने के की वैल्यू को 1 रखा है, क्योंकि भाई ये फॉर्मूला क्या है, ए की पावर k+1। तो हमने सबसे पहले के की वैल्यू 1 रखी, तो 1+1 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो अब सबसे पहले हम ए स्क्वायर पे चेक करेंगे। और ए स्क्वायर बनता कैसे है, जब मैं मैट्रिक्स ए को ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो मैट्रिक्स ए है क्या, ये है 1 -2 -6 -3 2 एंड 9। और यहाँ पे क्या है 2 0 -3। इस मैट्रिक्स को हम इसके ओरिजिनल मैट्रिक्स से ए से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ए स्क्वायर मिल सके। तो 1 -2 -6 माइनस का 3 2 और 9, और यहाँ पे क्या है 2 0 और -3। यानी कि हम ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। अब जरा गौर से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। भाई देखो सिंपल सी चीज है, बहुत मुनासिब चीज है। आपके पास ये क्या आ रहा है, आपका ये कॉलम आ गया। आपने सबसे पहले रॉ को कंसीडर कर लेना है। अगेन मैट्रिक्स की बेसिकली मल्टीप्लीकेशन, और मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन करना आपको बतेरों दफा मैं सिखा चुका हूँ। सिंपल सी चीज पे जल्दी जल्दी सारे बच्चे सॉल्व कर लें खुद से भी। 1 × 1 प्लस का 1 हो गया, -2 -3 प्लस का 6 हो गया, -6 × 2 -12 हो गया। सही है ना भाई? फिर सेकंड रॉ को मल्टीप्लाई करोगे तो -3 × 1 -3, 2 × -3 -6, 9 × 2 क्या हो जाएगा, 9 2 18 हो गया। फिर 2 1 2 हो गया, फिर 0 × -3 सिंपल तरीके से जीरो ही आ जाएगा। -3 × 2 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो हमने तमाम वैल्यूज को पहले उससे मल्टीप्लाई करवा दिया। क्लियर है मेरे प्यारे बेटे? सिंपल सी बात कर ली। अब क्या करेंगे, अब सेकंड कॉलम से पूरे उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये नेगेटिव का 1 है तो इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ, क्या है भाई, ये -2 है। अच्छा भाई सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या बन जाएगा मेरा बेटा, 1 × -2 -2 बन गया। -2 × 2 क्या बन जाएगा, -4 बन जाएगा। और -6 × 0 क्या हो जाएगा, 0 आ गया। सही है ना मेरा बेटा? यहाँ पे क्या होगा, -3 × 2 +6 हो जाएगा। -3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, +6 बन जाएगा। फिर 2 × 2 क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। और 9 × 0 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 0 ही आ जाएगा। सही है ना भाई? इसी तरीके से 2 × -2 क्या हो जाएगा, -4। फिर 0 × 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -3 × 0 क्या हो जाएगा, सिंपली 0 हो जाएगा। अच्छा भाई आगे मूव करते हैं। तो 1 × -6 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, -6 होगा। -2 × 9 क्या होगा, 9 2 18 के बराबर होता है। -6 जब -3 से मल्टीप्लाई हो तो क्या बन जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा। सही है। -3 -6 क्या होगा, 6 3 क्या हो जाएगा, +18। फिर ये 2 जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 2 18 हो गया। और 9 × -3 क्या हो जाएगा भाई, -3 और 9, बहुत कॉमन सी बात। 3 9 किसके बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों, 9 × -3 हो जाएगा -27। सही है ना भाई? इसी तरीके से आपके पास सिंपली 2 × -6 क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। 0 जब 9 से मल्टीप्लाई होगा 0 बन जाएगा।
-3 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 9 बन जाएगा। हमने सिंपली इनको सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा भाई, अब इनको जल्दी से ले लेते हैं भाई, चेक करते हैं कि हमारे पास आंसर ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर आता है कि नहीं आता। क्या कर लेते हैं, जल्दी से चेक कर लेते हैं कि आया हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ये बहुत सिंपल तरीके से चेक करेंगे, वैसे आपको देखते साथ ही पता चल जाएगा। 1 + 6 क्या होता है, 7। तो 7 में से अगर मैं 12 निकाल दूं तो मेरा बेटा जाहिर सी बात है आई गेस माइनस का 5 बचेगा, क्योंकि 6 में से 12 जाएगा तो -6, और एक और जाएगा 7 - 12 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। सही है ना मेरे प्यारे बच्चों। -3 और -6 देखो क्या होता है, -9 हो जाएगा। तो -9 प्लस का 18, जाहिर सी बात है प्लस का 9 बचेगा। 2 माइनस का 6 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये भी बहुत ऑब्वियस सी बात है। इसी तरीके से -2 -4 क्या होगा भाई, -2 और -4 बहुत सिंपल सी बात है, -6 हो जाएगा। 6 + 4 क्या होता है मेरा बेटा, 10 के बराबर होता है। और -4 एज इट इज का एज इट इज आ जाएगा। फिर -6 -18, ऑब्वियसली ये बन जाएगा हमारे पास -24। -24 प्लस का 18 क्या होगा भाई, -24 और प्लस का 18 सिंपल तरीके से -6 के बराबर होगा। या फिर आप इसको आसान कर लोगे, -18 प्लस 18 कट गया, -6 बच गया। अच्छा, इसी तरीके से 18 + 18 सही है ना, और -27। तो आई गेस यहाँ पे जो हमारे पास बच रहा होगा 9, 9 बच रहा होगा मेरा बेटा। कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, उसमें भी चेक कर सकते हो भाई। 18 + 18 आपने किया, देन सिंपल तरीके से -27 क्या बचेगा, 9 बचेगा। और -12 प्लस का 9 क्या होगा भाई, ये असल चीज है। -12 और प्लस का 9 क्या हो जाएगा, -12 और प्लस का 9 हो जाएगा सिंपल तरीके से -3 के बराबर। तो अब देखो ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, ए स्क्वायर का। ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, ए स्क्वायर का। अब जरा गौर से देखो भाई, हमें प्रूफ क्या करना है, पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स होता क्या, अगर मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर दूं कि भाई ए की पावर k + 1 का आंसर ए के बराबर आना चाहिए। तो हम लोगों ने सबसे पहले k की वैल्यू 1 रखा है। तो k की वैल्यू हम लोगों ने 1 रखी है, उसके ऊपर क्या हमें a मिल रहा है, और से चेक करके बताओ क्या आपके पास जो ये आंसर आया है ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। देखो ये आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स गिवन है, मुझे देख के बताओ क्या ये जो आपके पास आंसर आ रहा है क्या ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा का मतलब क्या है कि भाई k की वैल्यू 1 नहीं है। नहीं आ रहा का मतलब क्या है, k की वैल्यू 1 नहीं है। जब k की वैल्यू 1 नहीं है तो हम थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, अब k की वैल्यू 2 के ऊपर सॉल्व करेंगे। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी डिटेल में भी। क्यों, क्योंकि मेरा बेटा इनमें वर्किंग होगी, इनमें कॉन्सेप्चुअल मैथ्स है कि आपने इसके ऊपर काम करना है। हालांकि बेसिक मैथ्स है। देखो जो बच्चे वर्किंग को देख के परेशान होते हैं ना, तो इतने सारे स्टेप्स हो रहे हैं, अबे ये तो देखो स्टेप्स में हो क्या रहा है, बेसिक मैथ्स है क्लास 6 क्लास 7 वाली, सिंपल मल्टीप्लाई करना है नंबर्स को, हमारे टेबल्स खाली अच्छे होने चाहिए, दैट्स ऑल। बाकी कैलकुलेटर भी गिवन है तो और इजीली हो जाएगा। सही है ना भाई। अभी हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने देखा कि भाई k की वैल्यू 1 के ऊपर, हमने k की वैल्यू 1 के ऊपर जब देखा तो a स्क्वायर के ऊपर आंसर a के बराबर नहीं आया। तो इस जुमले को आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, क्या लिख सकते हो कि a स्क्वायर के ऊपर आपको a नहीं मिला, या a स्क्वायर के ऊपर हमें a नहीं मिला। तो अब क्या करेंगे, अब हम k की वैल्यू सपोज कर लेंगे 2 के बराबर। अब हम k की वैल्यू सपोज करेंगे 2 के बराबर। सही है। जब k की वैल्यू 2 के बराबर सपोज करेंगे तो एज वी नो कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1 इंट की पावर k + 1 = a। अब जब मैंने k की वैल्यू 2 सपोज करी है तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये बन जाएगा 2 + 1 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरा बेटा, 2 + 1 क्या हो जाएगा भाई, 2 + 1 किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। तो इस पे एक बार चेक कर लेंगे। और अगर आप में से कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर के हमारे स्टेप्स इतने सारे जो हमने काम किया सब बेकार गया, नहीं मेरा बेटा बेकार नहीं गया। क्योंकि जाहिर सी बात है जब ए क्यूब आप फाइंड करोगे तो इस ए क्यूब कैसे फाइंड करोगे, इस ए क्यूब को फाइंड करने के लिए आपको ए स्क्वायर इंटू ए करना पड़ेगा ना। तो आपने जो ये ए स्क्वायर निकाला है ये किसी गलत नहीं निकाला, ये सही निकाला है। ये जो आपने ए स्क्वायर निकाला है ना, ये भी हेल्प करेगा ए क्यूब निकालने के अंदर। तो अगर आप में से कोई बच्चा ये सोच रहा है ना सर आप डायरेक्टली क्यों नहीं कर सकते थे काम, तो भाई डायरेक्टली इसलिए नहीं कर सकते थे कि हमें ए स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता थी कि आया वो आंसर देगी नहीं देगी। और अगर नहीं भी देगी तो आगे जो फर्दर मैथ्स होनी थी ए क्यूब वाली तो उसमें इसका यूज होना था। ये ना मेरा प्यारा बेटा बात समझ में आ रही है, बात पल्ले पड़ रही है भाई। तो अब क्या करना है, ए क्यूब फाइंड कर लेना है। ए क्यूब कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल तरीके से ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करके। तो भाई जल्दी से कर लेते हैं वाला काम, मैं इसको उतार देता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों गौर से देखिएगा, बहुत सिंपल सी चीज है भाई, इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। बहुत सिंपल सी चीज है, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं। सही है ना। इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। अच्छा भाई अब जरा गौर से देखिएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये आ रही है -5, -6 और -6। और फिर क्या है 9 10 9।
फिर क्या है, नेगेटिव का 4, नेगेटिव का 4, नेगेटिव का 3। सही है ना। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से। अब मुझे बार बार ऊपर करने में अजीब ही लग रहा है, तो इसलिए मैं आप यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन उतार देता हूँ अपने पास। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी भाई क्वेश्चन के अंदर, ये गिवन थी 1 - 2, 1 - 2 - 6। और क्या थी मेरा बेटा, -3, -3, 2 और 9। और क्या थी, 2 0 - 3। तो ये हमारे पास हमारा बेसिकली ओरिजिनल क्वेश्चन था। सही है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या करना है भाई, इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इन सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगेन वही बेसिक काम करोगे मल्टीप्लीकेशन वाला। तो अगर आप में से कोई बच्चा घबरा रहा है कि सर इतना सारा काम, अबे इतना सारा काम नहीं है, आसान से स्टेप्स हैं यार। सिंपल तरीके से अगेन ये आपने फर्स्ट कॉलम सपोज कर लिया, या पहली वाली पूरी रो को मल्टीप्लाई करवाओगे। सही है ना भाई। तो कैसे करोगे, नेगेटिव का 5 इंटू 1 सिंपली नेगेटिव का 5 बन जाएगा। फिर नेगेटिव का 6 और नेगेटिव का 3 क्या हो जाएगा, +6 3 = 18 होता है। सही है ना मेरा बेटा। इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव का 6 और 2 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव के 12 के बराबर, नेगेटिव के 12 के बराबर। अच्छा भाई, 9 × 1 क्या हो जाएगा 9, और 10 × 3 क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 30 बन गया। और फिर 9 × 2 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 18 के बराबर आ जाएगा। सही है ना भाई। अच्छा, नेगेटिव का 4 × 1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 4 हो जाएगा। नेगेटिव का 4 × 3 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 4 3 = 12 हो जाएगा। नेगेटिव का 3 और 2 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 6 के बराबर आ जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, सेकंड कॉलम से पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। जाहिर सी बात है, इसको भूल मत जाइएगा, नेगेटिव का 2 है। सही है ना भाई। तो इसको अब मल्टीप्लाई कर दो। नेगेटिव का 5 इंटू नेगेटिव 2 भाई, प्लस का 5 2 10 बन गया। माइनस का 6 और 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो गया। और माइनस का 6 इंटू 0 क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। अच्छा भाई, 9 इंटू नेगेटिव 2 क्या होगा, 9 2 18, क्योंकि नेगेटिव का 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो नेगेटिव का 18 होगा। 10 2 प्लस का क्या होगा, 20 होगा। 9 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है। नेगेटिव का 4, नेगेटिव का 2, तो 4 2 8 आ गया सिंपली। नेगेटिव का 4 प्लस का 2, नेगेटिव का 8, और नेगेटिव का 3 और 0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 के बराबर। ओके। अब क्या करेंगे भाई, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो आई एम रियली एंजॉइंग दिस थिंग, मुझे लगता है कि वो बहुत सिंपल चीज है। अभी तो आपकी ओरिजिन वाली मैथ स्टार्ट नहीं, चैप्टर नंबर 6 में स्टार्ट होगी, 7 में होगी। तो ये तो बस सिंपल सी चीज है यार, ये बहुत मजे की चीज है। नेगेटिव का 5 इंटू 6, तो 5 6 क्या होता है, 30 होता है। नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 30 बन गया। नेगेटिव का 6 एंड 9, देखो भाई टेबल्स याद होने चाहिए, टेबल्स आर वेरी सिंपल। तो 6 9 54। नेगेटिव का 6 इंटू नेगेटिव का 9 क्या होगा, नेगेटिव का 54 बन जाएगा। फिर नेगेटिव का 6 और नेगेटिव का 3, नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 6 3 किसके बराबर होता है भाई, 18 के बराबर होता है। आई होप आज की क्लास के बाद टेबल्स हमारे कम से कम याद हो जाएंगे मुझे। अच्छा भाई, 9 × 6 क्या होगा, अब आप बोलोगे सर अगेन 9 × 6, तो 9 इंटू नेगेटिव 6 क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 54 हो जाएगा। 10 इंटू 9 क्या होता है भाई, 10 9 9 10 90। ओके। देन हमारे पास क्या बन जाएगा सिंपल तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, 9 इंटू नेगेटिव 3, तो 3 9 सिंपली हमारे पास किसके बराबर होता है भाई, नेगेटिव का 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, जब ये 9 सिंपल तरीके से नेगेटिव का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 27 बन जाएगा। नेगेटिव का 4, नेगेटिव का 6, नेगेटिव का 4, 6 4 जार इज 24, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 24 हो गया। सही है। फिर ये नेगेटिव 4 जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 4 9 जार इज सिंपली 36 है ना भाई, 4 9 जार 36। तो नेगेटिव का 4 इंटू 9 क्या हो जाएगा, माइनस का 36। सही है मेरे प्यारे बच्चों। फिर नेगेटिव का 3 और नेगेटिव का 3 क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। फाइनली हम लोगों ने कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, है भाई, सिंप्लीफाई कर लो। अब इसको क्या बन गया भाई, कैलकुलेटर आपका मौजूद है, क्या बन रहा है भाई, नेगेटिव का 5 और नेगेटिव का 12, नेगेटिव का 17, नेगेटिव का 17 और प्लस का 18 क्या हो जाएगा। पहले इसको सिंप्लीफाई करवाने में नेगेटिव का 5, नेगेटिव का 12, नेगेटिव 17 प्लस 18 प्लस का 1 हो गया। सही है ना मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, 18 प्लस 9 माइनस 30। अच्छा, 30 में से अगर मैं 18 निकालूं तो ये बनेगा अराउंड 17 एंड देन 9। ये सिंपल तरीके से हमारे पास हो गया, अल्लाह भला करे, नेगेटिव के 3 के बराबर हो जाएगा। है ना भाई, नेगेटिव का 4, नेगेटिव का 6, नेगेटिव का 10, नेगेटिव का 10 प्लस का 12 इज प्लस का 2। अच्छा भाई, 10 में से अगर 12 निकाल दें तो क्या बचेगा, माइनस का 2 ही बचेगा। माइनस का 18 प्लस का 20 क्या होगा, प्लस का 2 होगा। 8 में से अगर 8 निकाल दो सिंपली क्या बचेगा, 0 बचेगा। अच्छा भाई, ये वाली कैलकुलेशन तक भाई, कैलकुलेटर मौजूद है आपको फर्स्ट लेवल के ऊपर साइंटिफिक, तो आप सिंपली यूज कर सकते हो उसको, कोई मसले की बात नहीं। मेरी मैथ्स में मत जाइएगा बेटा, मेरी मैथ्स तो आईबी वाली होती है, हम उसमें कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे होते। सही है ना भाई। 30 माइनस का 54 प्लस का 18, 30 में से अगर 18 निकाल दें तो इट विल समथिंग लाइक 13, एंड देन नेगेटिव 54, तो आई गेस इट विल बी समथिंग अराउंड नेगेटिव का 6।
चेक कर लीजिएगा, नेगेटिव का 6 ही बनना चाहिए। ओके, यहाँ पे क्या बन जाएगा भी, नेगेटिव का 54 प्लस का 90, 90 माइनस 54 समथिंग अराउंड 40, नहीं 36, एंड देन माइनस का 27, तो ऑब्वियसली ये हमारे पास ऑब्वियसली हो रहा होगा प्लस का 9, प्लस का 9, और 24 माइनस 36 प्लस का 9, 24 प्लस 9 आपके पास ये बन गया, अल्लाह भला करे, अराउंड अराउंड 33, 33 माइनस 36, तो ऑब्वियसली माइनस का 3 बन गया। ये आपके पास फाइनली आंसर आ रहा है किसका, ए क्यूब का। देखो असल क्वेश्चन अब यहाँ पे है कि ये हमने किया क्या है, कर क्या रहे थे। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपके पास आंसर आया, जल्दी से चेक करो क्या ये आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन के बराबर आ रहा है। जल्दी से मुझे चेक करके सारे बच्चे बताओ भाई, मुझे सबका रिप्लाई चाहिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पूरी मेहनत करी है। मैं किसी और टीचर की तरह आपको पहले ही, ऐसा नहीं होता कि बोर्ड पहले लिख दूं, पूरा भर दूं और फिर आपको बताऊं कि भाई ये ऐसे हो रहा था, ऐसे हो रहा था। मैं एक एक स्टेप खुद करके दिखाता हूँ, चाहे वो आपको एक एक स्टेप समझाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते, तो मेरा गला भी बैठ जाता है कभी कभार। कहने का मकसद क्या है कि भाई मुझे जल्दी से मुझे बताओ, यहाँ तक की बात क्लियर होती है, और मुझे कंपेयर करके बताओ ये जो आंसर हम लोगों ने फाइंड करा है, क्या ये ओरिजिनल क्वेश्चन के बराबर आ रहा है, ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तमाम बच्चों को रिप्लाई चाहिए, ये जो हमारे पास आंसर आया, क्या ये आंसर ओरिजिनल क्वेश्चन के बराबर है कि नहीं है। जल्दी से मुझे बता दो, क्या ये जो आपके पास आंसर आया, क्या ये ओरिजिनल क्वेश्चन के बराबर, ए के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप बोलोगे सर बिल्कुल आ रहा है, आप बोलोगे सर बिल्कुल आ रहा है, यानी कि हमने इस बात को प्रूफ कर लिया कि ए की पावर के प्लस 1 किसके बराबर आ गया, ओरिजिनल आंसर ए के बराबर आ रहा है, ओरिजिनल क्वेश्चन ए के बराबर आ रहा है। अब कॉन्सेप्ट समझिएगा, आपकी के की वैल्यू क्या थी मेरे प्यारे बच्चों, हमने के की वैल्यू क्या रखी हुई थी, 2 रखी हुई थी। हमने जब के की वैल्यू 2 रखी है, तो हमें उसके ऊपर हमें अपना ओरिजिनल मैट्रिक्स मिला। हमने जब के की वैल्यू क्या रखी है, 2 रखी है, तो उसके ऊपर हमें अपना ओरिजिनल मैट्रिक्स मिला। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, hence the required value of period, hence the required value of period, hence the required value of period, hence the required value of period। और पीरियड हमने क्या कहा भाई, के है, तो के की वैल्यू हमने 2 रखी, जो कि बेसिकली 2 प्लस 1 होने पे 3 बना, और इसके ऊपर हमारे पास आंसर क्या आ गया, वेरीफाई हो गया। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के हमारे पास क्या है, 2 है। हमें बेसिकली यही चीज फाइंड करनी थी, हमें बेसिकली क्या करनी थी मेरे प्यारे बच्चों, यही चीज फाइंड आउट करनी थी। आपसे एग्जामिनर यही चीज कह रहा था कि आपको बेसिकली क्या फाइंड करनी है, आपको पीरियोडिक मैट्रिक्स का पीरियड फाइंड करना था। तो किस पैटर्न के ऊपर लेके चले, एक दफा पूरा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं अगर किसी को मसला हुआ भी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ऑल दो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बेसिकली एक मैट्रिक्स गिवन है, आपको क्या निकालना है, पीरियड निकालना है। देखो मैंने जो पहला टॉपिक करवाया था, उसमें जो इतनी मेहनत करी थी, इसीलिए करी थी, आज के दिन के लिए करी थी। क्यों, क्योंकि भाई उनमें वहां पे टॉपिक्स में कंडीशन समझाई थी। अब बेसिकली आपको ये मैट्रिक्स गिवन होगा, आपसे कह दिया जाएगा पीरियड बताओ, तो आप सबसे पहले पीरियोडिक मैट्रिक्स की कंडीशन जहन में सोच लोगे कि यार पीरियोडिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, लेट सपोज ये होती है ना भाई, ये होती है। तो हमें बेसिकली यहाँ पे के की वैल्यू चाहिए थी, तो हमने पहले के की वैल्यू 1 पे सॉल्व करा, क्या पता के की वैल्यू 1 पे आ जाता, यानी कि हमने के की वैल्यू 1 का मतलब क्या था, 1 प्लस 1 ए स्क्वायर बन जाएगा, तो हमने ए स्क्वायर के लिए सॉल्व करा। ए स्क्वायर पे हमारा आंसर ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर नहीं आया, फेल हो गया। फिर हम डायरेक्टली चले गए एक स्टेप ऊपर, यानी कि के की वैल्यू 2 रख दी। के की वैल्यू 2 का मतलब ये था कि ए क्यूब के लिए सॉल्विंग करना, और इसके ऊपर हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स ए अचीव हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पीरियड था के की वैल्यू 2 के ऊपर वेरीफाई हो रहा है, यानी कि पीरियड यानी कि के की वैल्यू क्या आ गई, सिंपली 2 आ गई। और ये बीच का काम तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, और मल्टीप्लीकेशन तो कोई जाहिल भी कर सकता है, उसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है मेरा बच्चा। असल कॉन्सेप्ट, असल पैसा सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट का होता है, हमेशा ये बात जहन में रखिएगा। वर्किंग तो नर्सरी क्लास का बच्चा भी कर सकता है। असल कॉन्सेप्ट क्या है, बात को समझना, असल चीज क्या है, बात को पल्ले पढ़ना अपने। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक की बात पल्ले पड़ती है कि नहीं पड़ती है, मुझे बता दो जल्दी से।